ठीक है। वेलकम टू अभिपीडिया ऑल ऑफ यू। प्लीज कुछ लोग अपना वीडियो ऑन कर लें तो शक्ल देख लेंगे, ऑल्दो तो थोड़ा सा कनेक्शन बन जाएगा। एंड लेटर ऑन आप ऑफ कर लीजिए चाहे। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस इफ यू कैन। वेरी गुड। इंडियन, वेरी गुड। आशीष हैज स्विच्ड ऑन, गौतम हैज स्विच्ड ऑन, हर्षवर्धन, दैट्स वंडरफुल। समस्त समस्त ब्रेज, very good. Gaurav is there, Vineet, wonderful. So see, we are here for this CPF paper 2 course which we have started from 23rd February, right? So we have been doing some mentorship lectures and we are just warming up and going to start the course properly and slowly, right? So आज इस श्रृंखला में एक very important lecture, the art and craft of preparing essay, right? I am Praveen Bansal. I am founder of Wikipedia as well as headmaster of our small group of teachers and dedicated teachers rather, who have been working day and night. And we are very satisfied and proud to announce and share with you that we had 28 selections in the last result. And that is a small thing because that was only from the online lectures. Otherwise, we are into this profession for 22 years. 22 साल से हैं तो बहुत सारे सीपीएफ। आपने कौन सी लोग लागू नहीं की? अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अब छोड़ो, कौन सी है बे? अरे ये पता नहीं कौन सी। ओके, तो बेसिकली ये जो सीपीएफ का एग्जाम है, अगर इसको देखो हम, इफ वी टेक एनी एग्जाम, वी टेक एग्जाम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनली कंटेंट, है ना। कई बार हम हमेशा सबसे पूछते हैं कि भाई कौन सी बुक पढ़ें पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए कौन सी टेक्स्ट पढ़ें। सो वी जनरली टेक द एग्जाम फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। और बट लेकिन ये एग्जाम बेसिकली जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दे आर अ गेम ऑफ स्ट्रेटेजी, कि आपको वो न्यूएंसेस, फाइनल न्यूएंसेस पता है आपको, फाइनल न्यूएंसेस पता है कि सागर अपना बंद कर लीजिए ऑडियो। ओके, तो आपको फाइनल न्यूएंसेस पता है कि नंबर कैसे लेने हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पेपर तो क्लियर कोई भी क्लियर करने से बात नहीं बनेगी ना, बात सिलेक्शन की है कि हाँ यस आई एम एबल टू स्कोर गुड मार्क्स एंड हाउ आई हैव टू कम्पीट विद अदर्स, कैसे हम मुझे कम्पीट करना है दूसरों के साथ। सो दैट इज द कोर आइडिया बिहाइंड रनिंग दिस कोर्स थ्रू स्पेशलिस्ट्स। तो इसमें आप एक बात देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल अब पेपर 2 को ले लीजिए आप, सी वी हैव जनरल स्टडीज पार्ट एंड इंग्लिश पार्ट। समटाइम्स वी टेक थिंग्स वेरी लाइटली, ऐसे है लिख लेंगे। आज आपको पता लगेगा कि अगर 80 नंबर का ऐसे आता है, 20 नंबर के 4 ऐसे आपको करने हैं पेपर में, तो हाउ मच डिफरेंस यू कैन मेक बाय राइटिंग ऐसे डिफरेंटली। और कुछ नहीं, कंटेंट वही रहेगा आपका, वही हमने आगे आगे प्रैक्टिस करनी है। सपोज मेरा टास्क इस कोर्स में यही है कि मैं अगर कोई ऐसे आपके साथ डिस्कस करता हूं तो मेरा काम होगा आपको ये ट्रेन करना, चाहे मैं कोई भी टॉपिक लूँ, आई एम कैपेबल ऑफ टेकिंग एनी टॉपिक, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे सोशल इश्यूज हो, चाहे इकोनॉमी हो। बट मैं आपको जो कराऊंगा ऐसे, तो ऐसे सिर्फ कंटेंट ही नहीं कराऊंगा, बट माय टास्क विल बी टू प्रिपेयर यू कि नंबर कैसे लेने हैं। अगर 20 नंबर का ऐसे है तो उसमें से 14-15 नंबर लेने कैसे हैं, या आपको मैंने कैपेबल बनाना है कि आप खुद बता सको कि यार मेरे इस ऐसे में ना इतने की आने हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, क्योंकि आपको पता है आपकी वर्थ कि हाँ मैंने इतना लिखा है इसमें तो इतने की नंबर देगा यूपीएससी। 20 में से यार इसमें तो 10 ही आएंगे, नहीं यार इसमें से 14 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। तो जब द मोमेंट मेरे स्टूडेंट के अंदर ये एक कॉन्शियसनेस आ गई तो मैं सक्सेसफुल हो गया। जब आप अपने मुंह से ना कहो कि सर मजा आ गया ऐसे लिख के आएंगे नंबर, तब तक मेरी आत्मा जो है तृप्त नहीं होती, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि एज अ टीचर। So that is the idea behind running this course, and that is the idea behind preparing to crack the exam. कि आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हैं या नहीं। देखो कोई भी आपको ऐसे करा देगा कि हाँ आपने 50 ऐसे तैयार कर लिए, व्हाट अबाउट द आर्ट एंड क्राफ्ट, क्या आप महसूस कर पा रहे हो कि यूपीएससी आपको इतने नंबर देगा इसमें से? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आज का लेक्चर जो है इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि ऐसे में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और कैसे कैसे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स पे काम करेंगे आगे, और कैसे कैसे डिफरेंट टॉपिक्स हम आपके कवर करेंगे और कैसे उसको वैल्यूडेशन करके स्कोरिंग बनाएंगे, है ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्कोरिंग बनाएंगे, राइट। तो आप में से मैं देख रहा हूँ कई स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं,
and they are here for lecture, and you have been interacting with us on WhatsApp also. जो students हैं तो अच्छा लगता है कि you people are preparing with full zeal, है ना? तो that's wonderful. तो बाकी कुछ लोग ट्रायल वाले भी हैं जो 7-day ट्रायल हमने ऑफर किया है, चल रहा है, so they are also attending the course. तो आज हमारा ये श्रृंखला में हम थ्रू डिफरेंट मीडियाज हम करेंगे, जैसे कभी बार जूम पे आपको बुला लिया तो एक 1-to-1 बात हो जाती है, आप फेस टू फेस हमारे से इंटरेक्ट कर सकते हो। फिर हमारा अपना पोर्टल है जहाँ पे आप लेक्चर ऑलरेडी लगा रहे थे, फिर एक यूट्यूब है, तो कुछ लेक्चर हमारे यूट्यूब पे जैसे हमने दे दिए, है ना, बिकॉज दैट इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रमोशन नाउ डेज। और कुछ हम आपके साथ 1-to-1 करेंगे सो दैट वी कैन कनेक्ट विद यू, जहाँ आपको नंबर की बात होनी है, जहाँ आपको हमने पर्सनलाइज तरीके से बताना है, जहाँ आपने पर्सनलाइज तरीके से अपने डाउट पूछने हैं, वो लेक्चर्स हम 1-to-1 करेंगे इस तरह से। दैट विल गो ऑन थ्रू आउट द कोर्स। टीचर्स विल कम टू बिफोर यू लाइव एंड यू कैन आस्क देम डायरेक्टली क्वेश्चन फेस टू फेस। ठीक है, तो ये हम पैटर्न फॉलो करेंगे, राइट? तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर एसे प्रिपरेशन टॉपिक। पहली चीज क्या है कि आपको ये तो पता ही है कि 4-6 ऐसे आपको दिए हैं पेपर 1 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका पेपर 2 के अंदर, उसमें 6 ऐसे आपको दिए हुए हैं। उन 6 में से आपको 4 ऐसे करने हैं, सो देयर इज एलिमेंट ऑफ चॉइस इन्वॉल्वड। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है, विच इन्फ्लुएंसेस योर मार्क्स इन एसेज, कितने वर्ड्स का लिखना है मैंने, राइट? आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स है सिर्फ 300 है, ये याद रखना आपको। अब यूपीएससी में ऐसा नहीं चलता कि 300 वर्ड है, आपने 400 लिख दिए, आपने 500 लिख के आ गए, आप 600 लिख के आ गए, नंबर कटने शुरू हो जाएंगे, राइट? आप 300 वर्ड का आपका एसे है तो ±10%, बस यूपीएससी की लिमिट है। द मोमेंट आप 10% से ऊपर जाते हो, 350, 350 से ऊपर जाते हो, आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। तो वन क्रिटिकल थिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम टू मी, सर बड़ा अच्छा ऐसे लिखा, मैंने कितने वर्ड्स लिखे सर, हो गए होंगे 500-600, बहुत पता था, तो नंबर नहीं आते। एंड आवर एक्सपीरियंस इज फॉर द पास्ट 22 ईयर्स की नंबर नहीं आते यूपीएससी में, अगर आप वर्ड लिमिट को स्टिक नहीं करते। सो आपको अपना ऐसे जो स्ट्रक्चर करना है, डिजाइन करना है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट विच इज प्रिस्क्राइब्ड। अब मे भी आप में से कुछ लोग आरबीआई का पेपर दे रहे हो, या सेबी का पेपर दे रहे हो, निबार्ड का पेपर दे रहे हो, सब में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है फेस 2 में, और सब में आपको ऐसे लिखना है, कहीं 200 वर्ड का लिखना है, कहीं 400 वर्ड का लिखना है ना, जैसे सेबी के अंदर 400 वर्ड का लिखना है। तो आपको अपना जो सारा स्ट्रक्चर है आंसर का अकॉर्डिंग टू वर्ड्स फिक्स करना पड़ता है, वो आपको हम सिखाएंगे। हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको स्ट्रक्चर के वर्ड्स के अंदर स्ट्रक्चर को फिक्स करना है। फिर आपको लगेगा कि अरे यार ये स्ट्रक्चर बनाना है, बात कंटेंट तो एक तरफ है, कंटेंट तो जो तरह मेरे को अभी आता है वो ठीक है, मुझे प्रेजेंटेशन जो वर्ड में, दैट इज द की, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना? वो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि कैसे आपको वो स्ट्रक्चर करना है। तो वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखनी है, आप लिख लीजिए अपने पास। तो मेरा लेक्चर जैसे मैं आऊंगा तो मेरा लेक्चर की रिक्वायरमेंट है कि आपने कॉपी पेंसिल प्रॉपर लेके बैठना है ना, और लिखते रहना साथ में। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी हूँ, मॉडर्न भी हूँ, है मिक्स ऑफ बोथ। और जो बच्चा अपना वीडियो ऑन करना चाहे वो कस के रख सकता है। आई लव टू सी द फेसेस, है ना? थोड़ा सा बीच बीच में ऑन करते रहा करो, बंद करते रहा करो, ऑन करते रहा करो, बंद करते रहा करो, सामने बंद करके नहीं बैठना है ना? हाँ, कभी ऑन कर लिया, कभी बंद कर लिया। इंडियन आपका नाम क्या है? अपना, चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज वर्ड लिमिट की, यू हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट। यू हैव टू, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस एन एसे, यू हैव टू प्रैक्टिस एन एसे, यू हैव टू प्रैक्टिस एन एसे विद इन द वर्ड लिमिट। जो आदत आप आज डालोगे वही पेपर में निकलेगा। When you are practicing essay, you are sending us for checking some essay. We will only check the essay if it is within the prescribed word limit. हम आपको डांट डांट के आदत डाल देंगे कि यार ऐसे को तूने वर्ड लिमिट में लिखना है। आप मुझे 500 वर्ड्स का ऐसे लिख के भेजेंगे, मैं चेक नहीं करूंगा, मैं कहूंगा रिजेक्टेड, नंबर आने ही नहीं तो मैं चेक क्यों करूं? कंटेंट चेक कराना है तो कहीं और से चेक कराओ, मेरे को तो नंबर अगर आपने 20 में से 15 लेने तब मेरे से चेक कराना है। तो मुझे आप चेक करने के लिए भेजोगे एज अ मेंटर, तो मैं चेक करूंगा अगर आपका 300 से ±10%, मतलब मैक्सिमम 250 से 350 वर्ड लिखे हैं आपने, अगर नहीं लिखे मैं चेक नहीं करूंगा, क्योंकि नंबर वैसे नहीं आने, तो मेरे चेक करने का फायदा क्या? तो मेरा आपको एक ही फीडबैक जाएगा, राइट विद इन प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, राइट अगेन। समझ आ गई बात? सेकंड थिंग, कंटेंट वर्सेस प्रेजेंटेशन। हम हमेशा कंटेंट पे ध्यान देते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा आगे कि हमें कंटेंट क्या होना चाहिए। कंटेंट यूट्यूब पे कराया जाता है, कंटेंट आप बुक्स में से पढ़ लेते हो,
स्टडी मटेरियल में से पढ़ लेते हो। सी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेजेंटेशन, कि ऐसे में प्रेजेंटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका कंटेंट ठीक है, वेरी गुड, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन खराब है सब बेकार। लेकिन अगर कंटेंट ही बेकार है तो प्रेजेंटेशन भी बेकार है। तो कंटेंट तो नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट। इन ऑर्डर टू टेक मार्क्स, कंटेंट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये लिख लो बोर्ड बोर्ड बोल्ड अपने रजिस्टर में, कंटेंट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। विदाउट अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन आई कैनॉट गेट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। बी वेरी क्लियर, चाहे वो ऐसे है, चाहे वो रिपोर्ट है, चाहे वो आर्गुमेंट्स है, चाहे वो प्रेसी है, चाहे वो पैराग्राफ है, जो मर्जी है, नंबर नहीं आएंगे अगर प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया। तो कंटेंट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू गेट मार्क्स। कंटेंट इज ओनली वन पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, वन पार्ट। और 300 वर्ड लिखने, ध्यान से रखना, मैं फिर जोड़ रहा हूं कंटेंट को 300 वर्ड के साथ, कि कंटेंट उतना ही तैयार करना है जितना 300 वर्ड। 300 वर्ड होते कितने हैं भाई? 30 लाइनें। ऐसा नहीं है कि आप पोथियां पढ़ पढ़ के बैठ गए और इतना कंटेंट इकट्ठा कर लिया कि वहां ये सोच रहे हो कि मैं क्या छोड़ूं क्या लिखूं। तो एक्सेसिव नहीं पढ़ना है, एक्सेसिव नहीं पढ़ना है, पढ़ना उतना ही है जितना आपको वर्ड लिमिट स्पेसिफाइड है। इससे अच्छा इंग्लिश पे टाइम लगाओ, इससे अच्छा पेपर 1 पे टाइम लगाओ, वहां नंबर बढ़ाओ। यहाँ पे उतना ही पढ़ना है जितना वर्ड लिमिट है। कंटेंट को वर्ड लिमिट के साथ जोड़ के आपने देखना है, राइट। सेकेंडली प्रेजेंटेशन, उस पर ध्यान देना है, हम देंगे, हम प्रेजेंटेशन बार बार प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे वंस यू आर वी आर प्रिपेयरिंग पर्टिकुलर एसेज। अब देखो कंटेंट ये है, अब सही माय पास्ट एक्सपीरियंस इज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स व्हिच कम टू मी, है ना, जो बेसिकली इतना कंटेंट स्ट्रांग होता है उनका, इतना कंटेंट स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते। मतलब आप उनसे बात करोगे क्या टॉपिक की नॉलेज है, बट लेकिन क्या 300 वर्ड में लिख नहीं पा रहे, कंटेंट भरते जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन कहीं है ही नहीं है। एग्जामिनर पढ़ पढ़ के पागल हो गया कि ये लिखा क्या है, ये पूछा मैंने क्या था, ये तो पता नहीं क्या क्या लिखी जा रहा है ना। नाउ नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ टॉपिक। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन वी टॉक ऑफ एसे इज योर चॉइस ऑफ टॉपिक। 6 में से 4 करने हैं आपको। तो आपको ये भी आर्ट सीखनी पड़ेगी कि मैंने छोड़ना किस क्राइटेरिया पे है कोई ऐसे। मोस्टली आते तो होंगे, आपने हमारा 4 महीने कोर्स कर लिया, ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचे कि 6 में से मुझे ऐसे आता ही नहीं है। आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो लिख के आओगे, ये हमारी गारंटी है, जी से गारंटी, डब्ल्यू से वारंटी नहीं। इतना कैपेबल हम बनाते हैं, तो आज की बात नहीं है कि हाँ लिख के जरूर आओगे अच्छे से, लेकिन कौन सा छोड़ना है ये दिक्कत है। तो आर्ट ऑफ लिविंग, कि कौन सा नहीं करना है मैंने, ये हमें सीखनी है। एंड दैट डिफाइंस योर मार्क्स ऑल्सो, कि आप किस क्राइटेरिया के बेसिस पे छोड़ते हो, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे छोड़ते हो। भाई एक ऐसे है जो सारे लिख रहे हैं, आपको पता है कि ये वाला ऐसे यार बहुत कम लोग लिखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा आता है। वो जो फर्स्ट ऐसे जो सारे लिखेंगे वो 20 है, लेकिन इसका 19 कंटेंट है आपके पास, तो कौन सा उठाऊंगा मैं? 19 वाला, क्योंकि मुझे पता है कि इस ऐसे में कंपटीशन नहीं है। इस ऐसे में थोड़ा सा 19 भी लिखूंगा तब भी नंबर मेरे 20 से ज्यादा आएंगे। अब ये स्ट्रेटजी है, ये कौन बताएगा आपको कि भैया 19 वाला लिख, 20 वाला नहीं लिखना, 19 वाला लिख। हाँ, लेकिन आपके पास एक का 20 कंटेंट है, एक का 15 है, तो फिर 20 वाला लिखना है भाई, फिर मैं 15 वाला क्यों लिखूंगा? वो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हमारा सारा हमारा कवर हो जाएगा कि हाँ कैसे 19 और 20 और 15 को पहचानना है हमने। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कैसे पहचानना है मुझे 19, 15, 18, 20 को। ये मेरा काम है आपको सिखाना, दिस इज माई टास्क, माई जॉब। तो टॉपिक को चूज करना एक बहुत अहम डिसीजन है in order to get 15 plus marks in 20 out of 20 in CAPF UPSC CAPF exam। मुझे 4 ऐसे करने हैं और 15 चौका 60 नंबर इसी में ही ले लेने हैं मुझे। आप सोच के जाना कि मुझे लेने हैं, इन एनी केस 50 से ऊपर तो लेने ही लेने हैं, और कोई आपको रोक नहीं सकता। ऐसा कोई टॉपिक नहीं वहां आ सकता जो आप लिख नहीं पाए। ऐसा क्या बात है भाई, आप देखेंगे 7 साल के देख लो, ऐसा कोई ऐसे नहीं आता कि 4 भी ना मिले आपको। बस बात लिखने की है, प्रेजेंटेशन की। आप उसी 4 को लिख के 80 में से 30 ले रहे हो, या 40 ले रहे हो, या 50 ले रहे हो, या 60 ले रहे हो, बात डिफरेंस तो ये है ना, लिख के तो सारे आ रहे हैं। अब नंबर ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ऑल्सो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे होगे। अब सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है, अब ठीक है, उसने इतना पढ़ लिया कि कुछ ना कुछ तो वो भी लिखाएगा, लेकिन बात वो लिखने की नहीं है। एक सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट जो है वो 1000 वर्ड में तो ऐसे लिख सकता है, 800 वर्ड में लिख सकता है, लेकिन वही चीज आपको 300 वर्ड में लिखने को कही, वो भी घबराएगा।
उसको भी सीखना पड़ेगा कि 300 वर्ड में मैंने सारा चीज कैसे डालनी है और 300 वर्ड में क्या छोड़ना है, मुझे क्या पकड़ना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने और 300 वर्ड में ऐसे पूछ रहे हैं। तो क्राइसिस ये नहीं है क्या लिखूं मैं, क्राइसिस ये क्या छोड़ूं। और यूपीएससी कैंडिडेट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। देयरफॉर a large number of candidates who are preparing for UPSC also, they are unable to clear the CPF. वो ऐसा नहीं होता कि उनको नहीं आता होता लेकिन उनको पता नहीं होता कि तैयारी नहीं करी होती अलग से। वो सोचते हैं कि तो कर लेंगे टॉपिक, मेल डोमिनेशन का टॉपिक है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड मेल डोमिनेशन लिख देंगे यार, लेकिन जब 300 वर्ड लिखने पड़ते हैं तो हवाइयां उड़ जाती हैं। तो 300 की जगह 500 लिख के आते हैं और काम खत्म, फिनिश। ठीक है ना। तो ये चॉइस ऑफ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट एरिया। अब देखिए किस सब्जेक्ट से ऐसे पूछा गया है उसको पहचानना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर सब्जेक्ट के अपने रूल्स हैं नंबर लेने के लिए। सपोज कोई टॉपिक ज्योग्राफी का है तो उसमें जो वैल्यू एडिशन है या नंबर लेने का तरीका है वो अलग है। उसमें ज्योग्राफी वाले टीचर को या ज्योग्राफी वाले एक पर्सपेक्टिव से जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें क्या चीजें डालनी चाहिए जिससे नंबर आएंगे। वहीं ऐसे अगर सोशल इश्यूज का है तो वहां पे अलग चीजें हैं जिससे एक सोशल इश्यूज का ऐसे अच्छा बनता है ना। आपने कई बार नेट पे देखा होगा, देयर आर सम डायग्राम बनाओ जी ऐसे में, आप वो बना दो जी, हेडिंग दे दो जी, ऐसा कर दो जी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इससे बहुत नुकसान होता है कई बच्चों को। हर सब्जेक्ट की अपने अब पॉलिटी है। अब पॉलिटी का ऐसे आ गया कोई, तो पॉलिटी के एक टीचर को अगर वो चेक करेगा या एक कोई अगर प्रोफेसर भी चेक करेगा फ्रॉम अ पॉलिटी पर्सपेक्टिव, तो उसको क्या चीजें चाहिए उसके अंदर, वो डिफरेंट है जो एक इकोनॉमी का ऐसे होगा उसको चेक करने से। अब इकोनॉमी वाला डाटा मांगेगा कि मेरे को अगर कोई आर्गुमेंट आप दे रहे हो थोड़ा डाटा दो, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया सपोज ऐसे आता है बड़ा सिंपल सा, तो वो चाहेगा डाटा दो मुझे। वो हम आपको डाटा कैसे कुक करना है, डाटा कैसे याद करना है, डाटा कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सिखाने की बात है। अब वहीं पॉलिटी का अगर ऐसे आ गया है ना, फैलेसी ऑफ एग्रीकल्चरल लॉस में भी, अब लॉस के ऊपर आ गया, पॉलिटी का सेक्शन है, उनको क्या चाहिए। अब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। कोई कमेटी बनी है, उस कमेटी की रिकमेंडेशन, वो वहां पे डिफरेंट है। वहां पे ऐसे नंबर लेने का जो फोकस है दैट इज डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। ठीक है ना। तो आइडिया इसकी नेक्स्ट, अब ये हमें देखना पड़ेगा, तो हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लेंगे और उसमें देखेंगे कैसे इसमें नंबर कैसे लिए जा सकते हैं। एनवायरमेंट का आ गया तो वहां पे एक फोकस डिफरेंट होता है कि यहाँ पे ये चीजें डालो तो नंबर आएंगे आपके। तो कहना तो आसान है कि 20 में से 15 ले लेंगे, लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए, फोकस चाहिए, है ना। तो हमें पता, हमें उसी हिसाब से काम करना है बस। लेकिन अगर आपकी हम मेहनत को चैनलाइज कर पाए, आपकी मेहनत को एक डायरेक्शन में दे पाए कि यार ये डायरेक्शन है मेहनत की आपकी, और इस डायरेक्शन में अगर तू काम करेगा तो तेरे को इतने नंबर मिल सकते हैं। आपको खुद भी फीलिंग आएगी अंदर से, हाँ यार मेरे ऐसे में कितना दम बन गया। तो अगर अपने आपको हम फीलिंग दे दी हमने तो नंबर भी आएंगे ये पक्का, क्योंकि आपको अपना ऐसे डिफरेंट दिखाई देगा चलता हुआ कि यार ये मेरा ऐसे डिफरेंट है बाकियों से कहीं ना कहीं। चलिए नाउ, अब लास्ट एंड पार्ट इज दैट जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो हमें एक स्कीम डेवलप करनी है ऐसे लिखने की, जिसको हम स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। कि आपका जो ऐसे अगर वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अगर एग्जामिनर को पढ़ते हुए उसको स्ट्रक्चर की फीलिंग नहीं आने की बच्चा एक सिस्टमैटिकली लिख रहा है, वो खुद भी क्लियर नहीं है कि क्या लिख रहा है, तो नंबर कैसे आएंगे। अगर आप क्लियर हो कि मेरा आंसर ऐसे एक स्ट्रक्चर में है कि पहले मैंने ये लिखा फिर ये, और वो स्ट्रक्चर आप एग्जामिनर के दिमाग में अपना ट्रांसफॉर्म कर सकते हो थ्रू योर प्रेजेंटेशन, थ्रू योर राइटिंग स्किल। आप एक स्ट्रक्चर की फीलिंग अगर एग्जामिनर को दोगे, उसके अलग नंबर हैं अपार्ट फ्रॉम कंटेंट। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है स्ट्रक्चर, इसके अलग नंबर मिलते हैं यूपीएससी में कि वेदर योर आंसर इज ऐसे स्ट्रक्चर्ड और नॉट। फ्री फंड के नंबर है बिल्कुल, कि अगर आपने स्ट्रक्चर में लिखा है तो नंबर आपको 2-3 एक्स्ट्रा मिलने हैं। आपका ऐसे बड़ा अच्छा है, आपको 20 में से 13 मिल गए, 20 में से 13 या 12 अच्छा स्कोर है, कोई हर इसमें शक नहीं है। लेकिन अगर आपका वो आंसर स्ट्रक्चर्ड होता है ऐसे, तो वही 12 के आपको 14 मिल सकते थे, 15 मिल सकते थे, ये फर्क है बस। तो स्ट्रक्चर्ड होने का एक एडिशनल एडवांटेज है। वो स्ट्रक्चरिंग क्या है वो हमें डिटेल में सीखनी है।
कि हाँ हम अपने आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। तो ये फंडामेंटल कुछ बातें हैं, फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो आपके एस्से को गवर्न करते हैं, राइट। तो आज मैं आगे अगला जो स्टेप लूंगा, मैं आई विल बी टॉकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर, वो क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं और उसमें वैल्यूडेशन या उसमें इंप्रूवमेंट कैसे की जाती है, वो हमें सीखनी, राइट। तो अपना कागज पेन साथ में रखें, लिखते जाएं इसको। ऑल्दो ये पीपीटी लगी हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया मेरा रजिस्टर आप अलग से लगा लें, एक ऊपर लिख दे बंसल सर। तो जब भी मेरे बीच बीच में लेक्चर होते हैं, मेरा काम मेरे रजिस्टर में करना है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को बहुत बुरी आदत है पिछला लेक्चर रेफर करने की। भैया वो पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में क्या हुआ, वो तीन मार्क्स वाले लेक्चर में बताया था, वो 8 मार्क्स वाले लेक्चर में बताया था। मैं बीच बीच में आता रहूंगा, लेकिन मेरा रजिस्टर एक अलग से बना के रखना है, क्योंकि मेरा उसमें होमवर्क होना है, काम होना है कि हाँ ये काम करना हमने। वो चलता हुआ दिखाई देगा कि हाँ स्टेप नंबर 1 पे क्या सिचुएशन थी, आज चीजें क्या पता लगी, नेक्स्ट लेक्चर में क्या चीजें क्या पता लगी, फिर आप महीने बाद कहाँ पहुंचे, 2 महीने बाद कहाँ पहुंचे, 3 महीने बाद कहाँ पहुंचे। कोई ये जादू की छड़ी नहीं है कि मारी और आपके 20 में से 15 नंबर आ गए, लेकिन देखेंगे नंबर आते हुए कि हाँ ये मेरा देखो पहले दिन ये मैंने लिखा था, आगे ये बढ़ा है। मेरा काम ये है इस बैच में, मेरा काम आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी पढ़ाना नहीं है। मुझे काम दिया गया है सर नंबर लेके आने बच्चों के, बस सिंपल सी बात। मेरा टास्क यही है, मेरा फोकस यही है, ठीक है। बाकी सारे टीचर्स हमारे फुली कैपेबल हैं, अतुल सर हैं फुली कैपेबल, अपने प्रीतम सर हैं फुली कैपेबल, बट लेकिन सबको एक डिवीजन ऑफ लेबर के थ्रू काम दिया गया है कि आप ये करेंगे ये करेंगे। अगर सारे एक काम करने लग गए तो काम बनेगा नहीं, ना वो पूरी एनर्जी लग पाएगी, ना कोई अकाउंटेबिलिटी होगी, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर तो वी आर गिविंग यू अ जंबल ऑफ लेक्चर्स, बस कि पकड़ो जी एक पतीले में लेक्चर डाल के दे दिए, कूदते रहो उसके अंदर। तो ये दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, इसमें हर बंदे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी अकाउंटेबिलिटी है ना। तो वो अकाउंटेबिलिटी, अगर पॉलिटी ले रहा है तो पॉलिटी के लेगा, वो हिस्ट्री के ले रहा है तो हिस्ट्री के लेगा, ज्योग्राफी के लेगा ज्योग्राफी के लेगा, अकाउंटेबल है वो। उसको कराना है इस तरह से कि आप ऐसे करके आओ, नहीं तो ही विल हैव टू आंसर कि हाँ तूने कराया ऐसे। चलो ऐसा नहीं हम कहते कि वही ऐसे पेपर में आ जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी अगर मेरे से पढ़ गया बच्चा तो मेरी जिम्मेवारी है कि वो ज्योग्राफी का ऐसे करके आए कुछ ना कुछ, उस पर उसको आता हो कंटेंट, ऐसा नहीं है कि खाली छोड़ के आ जाएगा। सीधी सी बात, हमारा यही टास्क है, वही हमारा फोकस है इस बैच का, जो बैच का रहता है हमारा। चलिए देखिए, जब भी ऐसे हम लिखते हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट उसका होता है इंट्रोडक्शन, राइट। मैं आपका अगर 300 वर्ड का ऐसे है, समझ के चलिए 300 वर्ड का अगर ऐसे है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट 50 से 60 वर्ड होगी इंट्रोडक्शन में, बस। अब एज कंपेयर टू दिस यूपीएससी में ऐसे 2 लिखने होते हैं, 250 नंबर का टोटल होता है, 125 नंबर का एक ऐसे लिखना है। वहां पे 800 से 1000 वर्ड का ऐसे लिखा जाता है एक, और वहां हम क्या कहते हैं भैया 150 से 200 वर्ड का आपने इंट्रोडक्शन लिखना है ताकि प्रॉपर भूमिका बने। यहाँ पे अगर 300 वर्ड का ऐसे है तो मैं कह रहा हूं कि आपका सिर्फ 50 से 60 वर्ड की इंट्रोडक्शन आएगी, लेकिन इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। 10 में से 8 बच्चों को यह नहीं पता होता इंट्रोडक्शन होती क्या है। इंट्रोडक्शन होती क्या है, अब लिखिए जरा इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है। इसको प्रैक्टिकली हम समझाएंगे जब कोई एग्जांपल लेंगे अगले लेक्चर्स में, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है। इंट्रोडक्शन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। इंट्रोडक्शन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। क्या आप ऐसे का जो टॉपिक दिया गया है उसका कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है क्लैरिफिकेशन ऑफ द टॉपिक, मतलब उस टॉपिक का मतलब क्या है, टॉपिक कराने नहीं लग जाना, उसकी क्लैरिफिकेशन की आप उस टॉपिक से क्या मतलब रखते हो। ये हम दिखाएंगे प्रैक्टिकली आपको कि इस टॉपिक से आप क्या मतलब रखते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आ गया ऐसे, मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी 2021 का पेपर है ना। अब पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, है ना। अब कोई बच्चा स्टार्ट करे, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, India has a democratic political system. There are a number of parties, right? And it's a multi-party system. अब आप सीधा, ये कोई इंट्रोडक्शन थोड़ी है। इंट्रोडक्शन क्या होगी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना है।
तो मैं इसको चाहे कहीं से भी उठा लूं, चाहे मैं इसको डेमोक्रेसी से उठाऊं, कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, इट रेस्ट्स ऑन दी व्हाट टू से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एडिफिस ऑफ पार्टी सिस्टम, है ना। क्लेरिफिकेशन कर रहा हूं कॉन्टेक्स्ट की मैं, है ना। तो इट इज नॉट ओनली द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी इन द स्टेट, it is not the question of democratic state, it is also question of democracy within the party system. Then only we can have a real, what to say, democratic system. अब context clarify किया है कि बात हम कहते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी है? तो आपने कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया कि जो फैमिली बिजनेस की बात कर रहे हो ना, ये बेसिकली ये बात ये है कि जो पार्टी है उसके अंदर खुद की डेमोक्रेसी नहीं है और डेमोक्रेटिक इलेक्शन लड़ रही है। भाई ये क्या बात बनी? जो पार्टी के अंदर खुद डेमोक्रेसी नहीं है वो गवर्नमेंट में कैसे डेमोक्रेसी ले आएगी? वो अल्टीमेटली कोर्स करने की कोशिश करेगी, वो पक्की बात है वो। तो एक बात है, अब ये होती है इंट्रोडक्शन की, कॉन्टेक्स्ट क्लियर किया आपने। ये नहीं हम कहें इंडिया हैज लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ओल्डेस्ट पार्टी इज दिस फलाना का, ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ी है। मजाक कर रहे हो क्या? यूपीएससी चेक कर रही है पेपर आपका। कहाँ नंबर डायल हो रहे हैं? ये यूपीएससी चेक कर रही है पेपर आपका। उनको उनके लेवल की चीज दो ना। तो एक बात थी, ये एग्जांपल दिया था, आगे देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो है वो है अंडरस्टैंडिंग, क्लेरिफिकेशन ऑफ द टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अब ये क्लेरिफिकेशन ऑफ टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आप कैसे करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट बेसिकली व्हाट यू से, आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी है माड़ी है बताता है। और ये 50-60 नंबर का आपकी जो इंट्रोडक्शन है, मैं इसको नंबर देता हूं 5, कि भैया 5 में से कितने नंबर आने हैं आपके इसमें से। आप कितना अच्छा आप क्लेरिफिकेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट करते हो, कैसे आप इसको कॉन्टेक्स्ट करते हो। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्लेरिफाइंग ऑफ द क्लेरिफिकेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। क्या डिफरेंट वेज हैं? मैंने आपको जो सिखाना है, या जो हमारा फोकस है अभी पीडीएफ का, हमारा फोकस ये नहीं है कि आप पेन उठाओ फटाक से लिखना शुरू कर दो। हमारा फोकस है बेसिकली कि आप जो प्लेन इंट्रोडक्शंस है, प्लेन इंट्रोडक्शंस, बिल्कुल फ्लैट इंट्रोडक्शंस, वो अवॉइड करें। फ्लैट इंट्रोडक्शन का मतलब है नेवर स्टार्ट विद डेफिनेशन। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फला, या इंडिया इज अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेसी मतलब प्लेन इंट्रोडक्शन नहीं, मतलब नेवर स्टार्ट विद डेफिनेशन एंड नेवर स्टार्ट विद हिस्ट्री। After independence, we adopted the democratic political system. Initially, there was one party, Congress, which ruled for this much years. UPSC examiners nowadays are allergic to this thing. कि क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो ये। आइडिया इज कि हमें ये बेसिक ये हम करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर समझ आएगा। लेकिन आइडिया मिल रहा होगा आपको कि मैं किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा हूं। तो सेकंड लिखना क्या है फिर? देखिए, हम सजेस्ट करते हैं कि यू कैन स्टार्ट योर एसे विद सम स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट अगर आप, जैसे पॉलिटी का एसे है, कोई सोशल इश्यूज का एसे है, कोई वुमेन पे आ गया, एजुकेशन पे आ गया, देयर कैन बी। देखो अब कितने हम आपको 30, 40, 50 स्टेटमेंट्स रटवा दें तो कोई ना कोई स्टेटमेंट डेफिनेटली आपकी वहां पे यूज हो जानी है, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कई तरह की सिचुएशंस के अंदर यूज हो जाती हैं। आप हर एसे के लिए, हर टॉपिक के लिए यूनिक स्टेटमेंट याद नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। कि मैं कहूँगा आप 100 एसे तैयार करो, 100 स्टेटमेंट याद कर लो। आई एम अ फूल देन, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम बिफुलिंग यू। मैं कहूँगा 100 एसे हैं, 30 स्टेटमेंट याद करिए। 30 याद कर सकता हूँ मैं, और कहीं ना कहीं इसमें से अगर 2 भी यूज हो गए, तेरा काम हो गया प्रैक्टिकली। 100 आपको याद करने लगा दूंगा मैं, ना एक याद हो ना दूसरी याद हो, फायदा क्या उसका। फिर आपको कुछ स्टेटमेंट कुक करनी भी सिखाएंगे हम, कि कैसे उसकी कुकिंग करनी है स्टेटमेंट की, कि खुद की स्टेटमेंट बना दो। क्यों नहीं बना सकते यार? स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं है कि हम किसी को एट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, आपको ये याद है कि ये महात्मा गांधी जी का कोट है या स्टेटमेंट है, ये मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं है कुछ भी मेरे पास तो मैंने अपनी बना दी, कोई बात नहीं, वो भी बनानी आ जाएगी। सेकेंडली कोट दे दो कोई, या फिर कोई न्यूज आइटम दे दो। कभी ऐसे में, किसी ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि न्यूज आइटम फिक्स हो जाए कि आपने कहीं न्यूज पढ़ी थी, उस न्यूज से स्टार्ट करो।
न्यूज से स्टार्ट करो। जैसे ऑक्सीजन का वो एक ऐसे आ गया था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, एक बार आया था लास्ट टू लास्ट ईयर आया ऑक्सीजन का, या जो ऐसे ही था मेरे ख्याल वो, या आर्गुमेंट व्हाटएवर इट इज, एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप न्यूज से स्टार्ट कर सकते हो कि 15 पीपल डाइड ऑफ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिल्ली हॉस्पिटल। एकदम अलार्म, एकदम जर्क होता है, एकदम आप एग्जामिनर की टेंशन कैच करते हो, है ना। तो न्यूज आइटम स्टार्ट कर सकते हो, फिर फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई फैक्ट, कोई यूनिक फैक्ट दो आप, इन ऑर्डर टू क्लेरिफाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऐसे। आपको फैक्ट से, अब जरूरी नहीं है, डिफरेंट ऐसे में डिफरेंट सिचुएशन लग सकती हैं। ये वो मैं आपको दे रहा हूं जो CAPF के अंदर 300 वर्ड के ऐसे के अंदर आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे तीर हैं, लेकिन वो फिर लगते हैं 800 के वर्ड्स के ऐसे में या 1000 वर्ड के ऐसे में। यू कैन स्टार्ट विद द स्टोरी ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट विद सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन आप 50 वर्ड में जो कर सकते हो वही हमने टेक्निक्स यहाँ पे यूज करने की कोशिश करें। तो हम ऐसे को स्टार्ट जो करेंगे वो एक यूनिक तरीके से करेंगे, सो दैट वहां पे 5 में से अगर आपके नॉर्मली 2 आ रहे हैं तो आप 3 या 4 लेके जाओ, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज वन सच थिंग जहां पे मैक्सिमम स्कोरिंग पोटेंशियल है। मैक्सिमम स्कोरिंग पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम स्कोरिंग पोटेंशियल है। क्या हुआ? ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, मैं कर लूंगा, अपने बंद कर रहा हूँ मैं। अब जाओ यार, मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो बीच में, मेरी लाइन चलती है यार, मेरा दिमाग घूम जाता है फिर। अब मेरी अगर जरूरत ना हो तो मत डिस्टर्ब करो। अच्छा, तो ये बेसिकली आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, और इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन 2 चीजें ऐसी हैं सिर और पैर जो मैक्सिमम स्कोरिंग पोटेंशियल रखती है ऐसे में, और वही दोनों चीजें लोग मैक्सिमम इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं इंट्रोडक्शन तो कुछ भी लिख देंगे, कंक्लूजन कुछ भी लिख देंगे। अरे भाई, जहां नंबर लेने थे वो तो छोड़ ही दिया। मेरे लिए तो नंबरों के पॉइंट ही वही है, 5 नंबर की इंट्रोडक्शन, 5 नंबर का कंक्लूजन, 10 में से कितने लिए, बाकी जो बॉडी ऑफ द आंसर ऐसे या 10 में से कितने आ जाने हैं उसमें। हम कई बार लगता है कि कंटेंट के नंबर मिलते हैं, ऐसे में कंटेंट के नंबर एक लिमिट में है। ऐसे इज द पोर्ट्रेयल ऑफ योर पर्सनैलिटी, रिमेंबर। ऐसे आपकी पर्सनैलिटी का एक प्रतिबिंब है कि कैसे लिखते हो आप। ये शो करता है एग्जामिनर को कि आप क्या हो, ठीक है ना। लेकिन एज अ टीचर मुझे कोई मतलब नहीं है आप क्या हो, मुझे आपको वो बनाना है या आपसे वो लिखवाना है जिससे मेरे को नंबर आए, सिंपल। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट जिसको हमने मास्टर करना है कि हाँ हर ऐसे लिखना है तो आपने रुक के सोचना है कि हाँ मैंने ये 50 नंबर का ऐसे, सर ने बताया 5 नंबर का है भाई, तो मैंने सोच के लिखना है, ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, इसमें से क्या लिख सकता हूं मैं। अपने आप आएंगे आइडियाज दिमाग में। चलिए नेक्स्ट। अब आपने इंट्रोडक्शन लिख ली, तो अब मेन बॉडी ऑफ द आंसर क्या है। मैंने बड़ा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर रखा है क्योंकि 300 वर्ड का ऐसे है ना। अब यही अगर ऐसे 1000 वर्ड का हो तो मेरे स्ट्रक्चर के 6 पार्ट होंगे, है ना। तो अभी मैं इस जार्गन में नहीं पढ़ूंगा, मैं 6 भी कर सकता हूँ, पार्ट 8 भी कर सकता हूँ, लेकिन 300 वर्ड में क्या करूं। तो 300 वर्ड में तो उतना ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 200 वर्ड है मेन बॉडी के लिए। 300 में से 200 वर्ड मेन बॉडी के लिए मेरे पास। अब ये मुझे पहले पता है कि 200 वर्ड है मेरे पास मेन बॉडी के लिए, तो उतना ही लिखना मुझे कि कितना मेरे को आना चाहिए, जितना मेरे को 200 वर्ड में फिट हो जाए। और सारे कंपोनेंट पूरे करने हैं मुझे, सारे कंपोनेंट पूरे करने हैं मुझे। जो भी कंपोनेंट उस स्टेटमेंट के बनते हैं, जो भी एस्पेक्ट्स उस स्टेटमेंट के बनते हैं, ये भी एक लर्निंग पॉइंट है कि किसी भी स्टेटमेंट को तोड़ना कैसे है, कैसे उसके डिफरेंट पार्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं। जब मैं कहता हूं एक्सप्लोरेशन इन अ बैलेंस मैनर, किसकी किसकी एक्सप्लोरेशन ऑफ पार्ट्स की, किसकी पार्ट्स होते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। अब एक टॉपिक दिया आपका कि पार्टी पॉलिटिक्स इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, कैसे इस टॉपिक को तोड़ना है, उसके पार्ट्स निकालने हैं कि हाँ ये 6 एस्पेक्ट बनते हैं, ये 4 एस्पेक्ट बनते हैं। अब उस टॉपिक के आपने 4 एस्पेक्ट निकाल लिए, इन चारों को आपने एक्सप्लोर करना है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसे, कि मेरे को चारों पे लिखना है। 4 के 3 नहीं लिख सकते, 2 नहीं लिख सकते, 1 नहीं लिख सकते। 4 मतलब 4, 4 मतलब 4। नहीं भी आता कैसे लिखना है वो सिखाएंगे हम आपको, लेकिन 4 मतलब 4।
आपको अपने 4 नहीं लिख पाए, आपको पता होगा कि यार नहीं यार इसमें ना एक ये भी था एंगल, मैं नहीं लिख पाया, नंबर इतने आ जाएंगे, चलो यही मैंने आपको कॉन्फिडेंस देना, दैट इज द मेन थिंग। देन प्रोज एंड कॉन्स अगर बनते हैं, डबल एस्पेक्ट्स मतलब प्रोज एंड कॉन्स, बैलेंस्ड, जो बैलेंस का एक पार्ट है कि आपको अगर पार्टी पॉलिटिक्स इज अ फ्लरिशिंग बिजनेस, फैमिली बिजनेस है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको कहोगे हाँ है ही है, नहीं भी है भाई, कोई जरूरी नहीं है, उसका उलट भी लिखना है हमने, ये थोड़ी हमने वो स्टेटमेंट प्रूव ही करनी है, ऐसे है ये, आपको उसका रिवर्स भी लिखना पड़ेगा कि नहीं है, ऐसी पार्टीज भी हैं जो फैमिली बिजनेस में नहीं चलती, और हर इंस्टेंस पे ऐसा नहीं होता, किन कंडीशंस में ऐसा होता है कि वो फैमिली बिजनेस बन जाता है। और जब हम कहते हैं फैमिली बिजनेस है, तो वो रियल में फैमिली बिजनेस है या उसको हम डिफरेंट अंदाज में भी देख सकते हैं। क्या एक जो पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन नहीं बनने का हक रखता, उसको हम क्या हमेशा फैमिली बिजनेस ही बोल देंगे? वो उसको भी तो राइट है अपना करियर चूज करने का, ही मे बी फुली कैपेबल, ही मे बी फुली कैपेबल, तो क्या उसका राइट उससे छीन लेंगे हम कि तू, योर फादर वाज पॉलिटिशियन, योर पेरेंट्स वर पॉलिटिशियन, तू नहीं बन सकता, नहीं तो हम उसको फैमिली बिजनेस का ठप्पा लगा देंगे, ये क्या बात बनी? अब डॉक्टर का बच्चा एक डॉक्टर नहीं बन सकता क्या? उसकी अपनी इच्छा है, भी डॉक्टर बनना है उसने, तो एक एंगल ये भी तो है ना, क्योंकि आपकी वो सीएपीएफ के अंदर ऑब्जेक्टिविटी भी चेक कर रहे हैं कि क्या बंदा ये बायस तो नहीं है। यू विल बी असिस्टेंट कमांडेंट, यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, आपको पक्ष को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देखने में यू शुड बी सक्षम, ये नहीं है बायस लेके चले अपने दिमाग में, वो ऐसे में यही चेक कर रहे हैं कि बंदा बायस तो नहीं है ये। मैं उसमें ये भी लिखूंगा भैया फैमिली बिजनेस नहीं भी है, डिपेंड अपॉन पर्सन, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। कई होते हैं जो खुद भी कैपेबल हैं, उनके पिता पेरेंट्स थे पॉलिटिशियन, लेकिन वो खुद कैपेबल हैं, वो पूरा दम मजा रखते हैं पॉलिटिशियन बनने का, चलो ठीक है, वो फायदा तो सबको होता है, लेकिन फैमिली बिजनेस कब बन जाता है कि मैं कैपेबल हूं नहीं, फिर भी मैं एक अपने पेरेंटल आइडेंटिटी लेके मैं अपने को सर्वाइव करा रहा हूं, और खुद मेरे में दम है ही नहीं, और मैंने उसको ऐसा पार्टी स्ट्रक्चर बना लिया कि भैया मैं तो किसी को आने नहीं दूंगा अब, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ हूं, मैं खुद इनकेपेबल हूं, तो वो फैमिली बिजनेस बना लिया, मतलब मैंने अपनी पार्टी को अपने जागीर बना ली, क्योंकि मैं कमजोर हूं, क्योंकि मैं कमजोर हूं। और व्हेन जवाहरलाल नेहरू वाज देयर एंड इंदिरा गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर, तो इंदिरा गांधी को फैमिली बिजनेस थोड़ी थी, शी हैड हर ओन पर्सनैलिटी, शी रूल्ड और शी कंट्रोल्ड द पॉलिटी बाय हर ओन विट्स। ठीक है, एक लीगेसी थी, वो तो कईयों के पास होती है, लेकिन उस वक्त बहुत टावरिंग लीडर भी थे कांग्रेस में। तो आज के कंटेक्स्ट में बात कही जाती है ये कि आज जो लीडरशिप है कांग्रेस में, कहीं फैमिली बिजनेस तो नहीं बन गई है वो, तो एक बात है, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो। चलो नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द इशू, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, जैसा मैंने आपको बताया ये इंटरप्रिटेशन ही है, इसको कहने के डिफरेंट अंदाज हैं, पर मेरा काम है आपको ऑब्जेक्टिविटी आपके दिमाग में कूट कूट के भरना, कि आप इतने ऑब्जेक्टिव हो जाओ कि आपको सारे पक्ष दिखने लग जाएं। देन सॉल्यूशंस एंड सजेशंस, मेन बॉडी के अंदर आपको इसके सॉल्यूशन या सजेशन भी देने, व्हाटएवर इज एप्लीकेबल। इसने कहा पार्टी पॉलिटिक्स इज अ फ्लरिशिंग बिजनेस, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सजेशन दे सकते हो आप कि भाई इसको करने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगर कोई है, अगर हैं, या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में हम कुछ डालें ऐसा, या हम कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ डालें, या हम कोई पॉलिटिकल एथिकल कोड बनाएं। इनोवेशन की बहुत बड़ी कीमत है इन यूपीएससी। आप सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं, आप असिस्टेंट कमांडेंट का दे रहे हैं, यू विल बी कंट्रोलिंग पर्सन इन एरिया, आपको ऑन द स्पॉट सोचना है, आपके अंडर इतने सारे लोग हैं, आप लीडर हो, आप कोई वर्कर नहीं हो, आप लीडर हो सिचुएशन के अंदर, तो क्या उस लीडर को उसके दिमाग में कोई आइडिया अपने आप वहां ऑपरेट करना है? कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो रूल बुक में लिखा है वही करना है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो यहाँ पे भी ऑन द स्पॉट सजेशन देने हैं कि क्या कर सकते हो, इनोवेटिव, नए, लेकिन ऑब्जेक्टिव, कि क्या हम कोई सोशल ऑडिट या पॉलिटिकल ऑडिट इंट्रोड्यूस करें कि पार्टीज का पॉलिटिकल ऑडिट हो। एक बात है, कोई हर्ज नहीं है,
आपने कभी सुना नहीं होगा वर्ड शायद ये कि पॉलिटिकल ऑडिट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, या हम पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्पोरेटाइज कर दें। मतलब एक आइडिया है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपके इनोवेशन, जो आपके इमेजिनेशन है, उसको फ्लेयर करना है हमें। लिखनी 2 लाइनें होती है क्योंकि 300 वर्ड का ऐसे है, लेकिन उसी से एग्जामिनर को पता लग जाना कि ये बच्चा अपने आप लिखने में दम रखता है, इसका अपनी पर्सनैलिटी भी है, कोई पर्सन इज हैविंग हिज ओन पर्सनैलिटी, है ना। किसी ने कुछ पूछना है बीच में पूछ सकता है, डोंट वरी, कोई घबराना नहीं है। आपने आपने बात करनी है बीच में, आप कर सकते हो। कोई शेयर अपना एक्सपीरियंस करना चाहता है, किसी के दिमाग में बात आती है, ये इसीलिए जूम सेशन करा गया है। डोंट थिंक कि आप मुझे इंटरप्ट करोगे फलाना, आपके इंटरप्शन से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई विल फील हैप्पी। जब बाहर से ये आते हैं मुझे इंटरप्ट करते तो मुझे गुस्सा आता है। सर अपन लाइव पॉलिटिक्स के एग्जांपल दे सकते हैं क्या? अभी जो क्यों नहीं आपने दे सकते, बट इन ए बैलेंस्ड वे। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पकड़ना हमने। आप व्यक्ति विशेष का नाम ना लें, बेटर है। आप पार्टी का नाम ले सकते हैं, और विद ऑब्जेक्ट सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कि एक ही पार्टी पे टारगेट ना करें, कहीं आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन झलक जाए कोई, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में टेंडेंसी होती है ये कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये फैमिली बिजनेस वाली टेंडेंसीज क्रिएट कर ले, है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ जाती है, जब सस्टेन करती हैं। मोमेंटली तो आ ही सकती हैं देखो, लेकिन सस्टेन जब करती है ना, जब एक लंबे ड्यूरेशन की तरफ चली जाती है, कि सारा पार्टी स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है, सारे पार्टी स्ट्रक्चर की डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट लोगों की खत्म हो जाती है, तो वो एक बहुत ही दुखद स्थिति को जन्म देता है। चलिए, तो ये बेसिकली सॉल्यूशंस एंड सजेशंस भी हम इनोवेटिव बताएंगे। अब इसी मेन बॉडी के अंदर फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि वैल्यू कैसे ऐड करें। अब वैल्यू ऐड करने के डिफरेंट तरीके हैं, विच वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कि अगर ज्योग्राफी का ऐसे है तो वहां पे वैल्यू ऐड कैसे होनी है, ये डायग्राम बनाओ, ये ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बना दो। अगर इकोनॉमी का है तो यार ऐसे ये 3-4 ग्राफ पकड़, ये इनमें से कोई ना कोई ग्राफ तो वहां पे लग जाएगा। सर हाँ जी सर, हिंदी में लिखना होगा तो ऊपर क्या लिखेंगे सर? अगर परिचय लिखेंगे हिंदी में लिखना होगा तो वही होगा मेरे ख्याल से, इंट्रोडक्शन, परिचय ही होगा। और बॉडी को सर? नहीं लिखना कुछ नहीं है वहां पे, परिचय वर्ड नहीं लिखना। यस। कभी भी नहीं लिखना। ये नहीं है कि आप स्टार्ट करोगे ऊपर परिचय लिखोगे, ना ना ना, या इंट्रोडक्शन लिखोगे। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन माना जाता है। अच्छा सर, वो जनरली प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड। आपने वहां पे यूपीएससी में इंट्रोडक्शन वर्ड लिख दिया या परिचय लिख दिया, गए आपने 2-3 नंबर वैसे आपने सोहा कर दिए। लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं सर? नहीं लिखना, लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन माना जाता है। हम हेडिंग लेंगे, अच्छे हेडिंग बनाएंगे। बॉडी को कितने पैराग्राफ में लिखेंगे सर? ऐसा नहीं क्वांटाइज करना, आप चिंता मत करो, अपने आप हो जाएगा ये। कोई ओके सर। ऐसा नहीं होता 3, 4, 5 होने को, चाहे एक ही हो चाहे 2 हो जाए, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। वो तो डिमांड करता टॉपिक क्या है, आपके पैराग्राफ कैसे बनेंगे इससे। अगर किसी ऐसे के 2 एस्पेक्ट हैं तो 2 ये पैराग्राफ बनने भाई, अगर ऐसे के 3 पैराग्राफ है 3 बनने हैं। अब हम आपको क्या सिखाएंगे, इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, कैसे हेडिंग डालने हैं बीच में। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन हेडिंग नहीं है, हम नए हेडिंग बनाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत सुंदर से क्रिएटिव हेडिंग बनाएंगे जो बिल्कुल इनोवेटिव लगेंगे कि हाँ ऐसा हेडिंग बनाओ, राइट। चलो, तो जैसे कोई रिपोर्ट है, जैसे अब आपकी पॉलिटी है, पॉलिटी में रिपोर्ट्स या एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स, है ना। एनवायरमेंट वाले टॉपिक के अंदर रिपोर्ट बहुत ही मायने रखती है। अब क्लाइमेटिक चेंज पे आ गया कोई, है जी, कुछ आ गया और वहां पे आपने 1-2 रिपोर्टों के नाम लिख दिए तो सर एसेज में ग्राफ और चार्ट्स बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते, बनाएंगे हम, लेकिन तरीके से बनाएंगे, ऐसे नहीं। ओके बनाएंगे लेकिन लिमिट में बनाएंगे और देख के बनाएंगे कैसा बनाना है, क्योंकि 300 वर्ड का ना ऐसे। यूपीएससी में बिल्कुल आप डायग्राम बनाओ, चार्ट बनाओ, लेकिन देख के, ऐसा ना हो। कई बार मैं चार्ट देखता हूँ, बच्चे बना के डायग्राम दे देते हैं, पूरा पेज ही भर देते हैं। वो डायग्राम कम, कुछ और ही लगता है वो। डायग्राम का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ज्यादा, वर्ड्स कम। तो आपको एग्जांपल, कुछ सैंपल डायग्राम देंगे हम। वो क्या करते हैं, डायग्राम के अंदर इतनी है टेक्स्ट भर देते हैं कि वो कुछ और ही बन जाता है।
डायग्राम डायग्राम होना चाहिए। यूपीएससी का मतलब है डायग्राम का मतलब लाइनें ज्यादा वर्ड कम। सर अपन ऐसे लिखते हो ना, अपने को खुद को लिमिट नहीं कर पाते कि फ्लो में लिखते जाते हैं, अपन खुद को लिमिट कैसे करें? लिमिट तो अपने आप हो जाएगा जब स्ट्रक्चर में लिखोगे। जब पहले स्ट्रक्चर बन जाएगा कि मैंने 50 वर्ड यहाँ लिखने हैं। देखो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है। मैंने एक बार ये भी एक्सपेरिमेंट किया है और बड़ा अच्छा चला एक्सपेरिमेंट वो, कि आपके अगर वहां 2 पेज निहित है या 3 पेज में लिखना आपको ऐसे, पहले आप पेंसिल से लाइनें मार दो कि ये मेरा 50 वर्ड यहाँ खत्म हो रहा है, ये मेरे 200 वर्ड यहाँ खत्म हो रहे हैं, 50 वर्ड एंड के ये हैं। तो आपको पता है इंट्रोडक्शन मेरा यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, तो दिख रही है वो इंट्रोडक्शन अपने आप वहां खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको पता है 200 वर्ड मेरे यहाँ आ गए, या मेरे 4 एस्पेक्ट हैं, तो 4 आपने 4 50 के बाद 4 लाइनें लगा दी ऐसे हल्की हल्की, कि मेरा यहाँ खत्म होना चाहिए, ये यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, ये यहाँ, अपने आप थोड़ा बहुत एक लाइन ऊपर नीचे खत्म हो जाता है। ये टेक्निक है, हम करेंगे। देखो ये प्रैक्टिकल टेक्निक है, प्रैक्टिकल। अगर किसी को प्रॉब्लम परसिस्ट करे, ये तब की बातें हैं। ये स्टेरॉइड है, ये हर्बल दवाई नहीं है। पहले हम अपनी ट्रीटमेंट हर्बल करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे, एंड में करेंगे ना। ये स्टेरॉइड तो एंड में दूंगा ना मैं, ऐसी टेक्निक बथेरी है कि आपको फिर भी बीमार हो, आपके हो ही नहीं रखा आपसे, आपकी नॉलेज बेस इतना है कि आप कर ही नहीं पा रहे अपने आप को कंट्रोल, या आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पाए, तब मैं कहूंगा सर बताओ क्या करें। मैं कहूँ भैया ये इंट्रोडक्शन, ये स्टेरॉइड लगा देता हूँ इंजेक्शन, बस ये पेपर तक के लिए, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाना जैसा है तू। ऐसा भी करना पड़ता है, नंबर तो लेना ही है, नंबर तो लेना ही है ना। ठीक है, तो एक डाउट था। हाँ जी हाँ जी सर मैं प्लेटफॉर्म पे नया हूँ, आप बता सकते हैं सर ये कैसे हम करने वाले हैं या फिर कहाँ ज्वाइन करना है, क्योंकि सर फर्स्ट टाइम है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ अभी पीडीएफ। यार ऐसा है, मैं थोड़ा सा ना यार, मेरा ना आप हमें ना अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी है। मैं हूँ थोड़ा टेम्परामेंटल, ये बात अभी नहीं, मैं किसी को बुला लूंगा बाहर से, जब मेरा खत्म होने लगेगा वो आपको सारा लिंक खोल के दिखा देगा। ठीक है सर, ये सेशन के एंड में ऐसा हो जाएगा? हाँ अभी चलने दो इसको ऐसे। ठीक है सर। अभी मेरा दिमाग चला हुआ है इधर, मजा आ रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए। आई कंग्रेचुलेट यू। तो जब इन्वॉल्व करते हैं बच्चे, फेस अच्छे पॉजिटिव दिखते हैं, चार्मिंग दिखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है एज अ टीचर। मेरा भी दिल करता है कि यार करना है कुछ, है ना। ओके चलो अब लास्ट इसका आपका मेन आ गया, आपकी कंक्लूजन। अब लास्ट पैराग्राफ जो है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर का ये है, 5 नंबर का मेरा ये कंक्लूजन है। और मेरे पास वर्ड फिर वही 50 की है। अब पार्टी पॉलिटिक्स इज अ फ्लरिशिंग बिजनेस। अब इसका कंक्लूजन क्या लिखूंगा मैं? कितने तरीके हैं, जो आपने ऊपर लिखा है उसको छोटा सा समराइज भी कर सकते हो आप इन नटशेल में, कि देयरफॉर, कहीं किसी ऐसे में देयरफॉर से स्टार्ट होके एक कंक्लूजन समरी सी बन जाती है। देयरफॉर इट कैन बी सेड, इट कैन बी लाइक दिस, समरी कंक्लूजन सबसे इजी, कि कुछ नहीं दिमाग में वहां पे आ रहा, समरी डाल दो, बात खत्म। कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, समरी डाल दो। पर लेकिन मेरा ये लास्ट रिजॉर्ट है, समरी देना मेरे लिए लास्ट रिजॉर्ट होगा। मेरा स्टूडेंट समरी दे के आएगा बिल्कुल जब कहेगा यार नहीं आ रहा कुछ दिमाग में, चल लिखा समरी यार, है ना, 5 में से 2 सही, 3 सही, पता है कम आएंगे लेकिन मरेगा नहीं, 5 में से लॉस नहीं होगा ज्यादा। लेकिन नेक्स्ट मैं लिखूंगा फ्यूचरिस्टिक, कि आप कोई फ्यूचरिस्टिक आइडिया दे सकते हो कि अगर ये पार्टी पॉलिटिक्स बिजनेस चलता रहा तो इंडिया की डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या है फिर। अब आप एक आज से 50 साल 100 साल का एक पिक्चर बना सकते हो कि अगर ये सेम कंटिन्यू करता रहा तो हमें ऐसे ऐसे हमारी नियति है, सो दिस हैज टू बी स्टॉप्ड, द एंड। सो एंड में लिखो एक मोटा मोटा सी लाइन, family business should not be a family what you say, what was the essay? That in democracy family business should not be allowed. We are hitting the end of the road. ऐसे एंड में कुछ स्ट्राइकिंग हम फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन कर रहे हैं। अब क्या देखो बात बन जाती है ऐसे का, टेस्ट देखो कितना जबरदस्त हो जाता है जब मैं फ्यूचरिस्टिक लिख रहा हूं। मैं आज से 30 साल बाद 50 साल बाद की बात करूं कि अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसा होगा, तो आपने एक और डायमेंशन पकड़ ली ऐसे की,
कि आपको प्रेजेंट की चिंता नहीं है, फ्यूचर की भी है, कि अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे हम। फैमिली बिजनेस, बच्चे कैपेबल बनाओ, उनको डिपेंडेंट मत करो, उनको कैपेबल बनाओ। अगर उनमें दम है वही तभी लीड करेंगे वो। दैट शोज अवर नेशनल कैरेक्टर। एक बात है, फ्यूचरिस्टिक हो गया ये, फिर सुजेस्टिव। मे बी आप सजेशंस दें कि इसको रोकने के लिए क्या क्या करा जा सकता है। सुजेस्टिव कंक्लूजन, सुजेस्टिव कंक्लूजन आर आल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी दिखती है कि आप क्या सजेशन दे रहे हो, कि कैसे सजेशन ये मतलब कैसे आप ये रोक सकते हो पार्टी पॉलिटिक्स में अंदर। क्या पार्टी के अंदर जो इलेक्शंस हैं उसको मैंडेटरी बना दें, उसका एक प्रोसेस कर दें कि जैसे देश में इलेक्शन होते हैं, क्या पार्टी के अंदर भी इलेक्शन होने चाहिए। जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को इनकम टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हैं, 36 और तरह की बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो क्या दे शुड नॉट कम अंडर द स्क्रूटनी ऑफ द पीपल व्हेन दे आर ड्रॉइंग सो मच बेनिफिट्स। जब वो इतने बेनिफिट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या नहीं चाहिए कि वो एक पब्लिक ऑडिट में आए? क्या उनको भी अपने स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी दिखानी पड़े, उनको हर साल पब्लिक ऑडिट कराना पड़े अपने स्ट्रक्चर का? एक उनकी डेमोक्रेटिक, उनके अंदर जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर एक वोटिंग हो, चाहे ऑनलाइन ही हो, कि हाँ भाई क्या ये आप पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक मानते हो या ये फैमिली बिजनेस बन गई है। लेट द पीपल वोट ऑन दिस ऑल्सो। मतलब अपने आप एक सेल्फ कंट्रोल डेटरेंस, एक सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म बन जाएगा, जिससे आप वो कंट्रोल हो जाएगा। या पर्सनल कोई आप, सर एक डाउट था। एक सेकंड, पर्सनल एक्सपीरियंस कोई आप देते हो, आप ये भी होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस बड़े मैटर करते हैं। सपोज यू आर राइटिंग एन एसे ऑन समथिंग, ऑन दैट टॉपिक यू हैव सम पर्सनल एक्सपीरियंस। वो पर्सनल एक्सपीरियंस 2-4 लाइनों में शेयर करना बहुत बढ़िया। जैसे वर्क फ्रॉम होम, बून और ए बीन, पर्सनल एक्सपीरियंस की 2 लाइन होगी है। अब मैं इस ऐसे को स्टार्ट कर लूंगा पर्सनल एक्सपीरियंस से। फर्स्ट, having worked from office for 3 years, it was a total change in the world when I had to work from home. Working from home for last 2 years left within me a lot of different types of impressions, some of them good or some of them bitter. एक बात है, देखो क्या क्रिएटिव है ना, मजा ही आ गया। अब यहाँ पर्सनल अपने पे ले लिया आपने, चाहे नहीं करते नौकरी, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई देखने नहीं वाला, और ना ही कोई ऐसा कोई वो है, तो क्रिएटिव है। यू टेक ऑन योरसेल्फ, आई फर्स्ट पर्सन में नंबर ही नंबर बरसेंगे, है ना, नंबर ही नंबर। सर कैन वी यूज आई इन एन एसे? या व्हाई नॉट, क्यों नहीं लिख सकते? किसने मना किया आपको? दम चाहिए, फ्रेम करने का दम चाहिए। राइट सर। ये नहीं कहना कि आई बिलीव इन दिस थिंग, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। यहां तो स्टोरी लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट पर्सन की बात यूज करना बड़ा एक अच्छा एक क्वालिटी मानी जाती है कि दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट, दिस पर्सन इज हैविंग पर्सनालिटी, बट इन अ राइट वे। ये नहीं है कि आप अपनी खामखा अपनी झाड़ने लग जाओ कि मैं तो ऐसा मानता हूं जी कि एवरी अदर पर्सन इज अ क्रिमिनल। You don't have to give your opinion in first thing. You have to state a situation in first person. Never give opinion in first person. कि I believe in this thing. No, ये नहीं। I have encountered this situation. ये हम आपको do's and do nots बता देंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आप कुछ सॉरी, आपका ना मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपका जो समस्त रेज। हाँ सर, सब अंसारी बुलाते हैं। बस ठीक, तो मैं भी ठीक पकड़ा। सर कंक्लूजन हमारा वे फॉरवर्ड हो सकता है? नहीं, पक चुका है यार, हमने पकी मतलब पकाई चीज, हम तो नई चीज लेके आते हैं। वे फॉरवर्ड तो इतना पक गया, खत्म हो गया। वे फॉरवर्ड तो पढ़ने वाला और लिखने वाला पक गया सुनते सुनते। कोई वे फॉरवर्ड तो जमाना चला गया वे फॉरवर्ड का। ओके। हाँ, अब तो विकिपीडिया में भी आर्टिकल में मैंने वे फॉरवर्ड लिखवाना बंद कर दिया। मैं क्या मस्त, हाथ जुड़वा लो यार, बच्चे भी पक गए होंगे वे फॉरवर्ड में, उसमें होता कुछ नहीं वे फॉरवर्ड उसमें। हाँ सर, वो मैगजीन्स में लेकिन अलग से वे फॉरवर्ड रहता है, तो लिख देते हैं, अंदर कुछ होता नहीं वे फॉरवर्ड।
हाँ सर। मेरे पास भी आर्टिकल जब अप्रूव होने के लिए आते हैं तो मैं भी उस हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया इसको वे फॉरवर्ड इसमें है कहाँ? तूने 4 लाइनें कोई भी उठा के चेप दी और ऊपर हाइडन दे दिया वे फॉरवर्ड, बच्चे को तंग कर रहा है तू। तो वे फॉरवर्ड अगर देना है तो बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ये, उसमें कुछ होना चाहिए वे फॉरवर्ड वाला, और सोच की दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, है ना? सर अपना अगर पॉइंट लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं इन माय ओपिनियन। ना, इन माय ओपिनियन वर्ड गलत है, अकॉर्डिंग टू मी। ओके सर। इन माय ओपिनियन नहीं लिखते हम, कोई बात नहीं, ये हम ले आएंगे, ये मेरा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, वो आपका अपने आप सब कुछ आ जाएगा आपके पास। Sir, how to create inter paragraph relationship, sir? That is very important. Maintaining the flow is very important. Maintaining the flow is very important. ये भी एक सीखने की बात है कि जब आप एक पैराग्राफ खत्म करो, that paragraph should be ended in such a way कि एग्जामिनर को एंड की लाइन पढ़ते ही पता लग जाए आगे क्या आने वाला है। अगर आपकी लास्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ डजंट लीड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, आप अपने नंबर मेन बॉडी में खो रहे हैं। सर उसको कैसे कनेक्ट करेंगे सर, पहले पैराग्राफ को दूसरे के साथ? करेंगे ना, कुछ जादू थोड़ी है ये। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, करना है, ये प्रैक्टिस से होगा ना। यस सर। कि आपने कैसे लिखा या आप सोचा कि हाँ क्या लीड कर रहा है यहाँ पे, है ना? अगेन इसमें दोनों ही बातें। 7 मिनट्स में 7, 10, 12 मिनट्स में सर वो तो अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी तभी होगा सर, ये तो प्रैक्टिस से। एग्जैक्टली, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखो ये थ्रेट है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। यस सर। ये थ्रेट है कि इतने कम टाइम में मुझे लिखना, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है ये कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है आपके नंबर बेटर आ सकते हैं। कि एक बंदा नॉलेजेबल है, अच्छा लिखता है लेकिन टाइम कम है इसलिए लिख नहीं पा रहा। आपने प्रैक्टिस करी हुई है, आपकी नॉलेज कम है लेकिन प्रैक्टिस करी हुई है, आप नंबर ज्यादा ले रहे हो उससे। तो एवरी थ्रेट इज आवर अपॉर्चुनिटी, दैट हैज टू बी ऑलवेज रिमेंबर्ड। हमने इस 300 वर्ड को अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना? तो ये बेसिकली आपका, आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्लूजन लिख सकते हो, और भी है तरीके कंक्लूजन लिखने के, लेकिन मैं ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता बिकॉज दैट विल मेक माय लेक्चर वेरी थ्योरेटिकल। मैंने ये चीजें उठाई हैं जस्ट फॉर 300 पॉइंट्स ऑफ व्यू, 300 वर्ड्स के में जितना आप मैनेज कर सकते हो उतना। तो ये बेसिकली हमारा टेक्निक चलेगी आगे आगे, जैसे आप डिफरेंट ऐसे उठाएंगे, ठीक है ना? हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, हर ऐसे के लेक्चर में आप ये चीजें एक्सपेक्ट मत करना, फिर तो हो लिया काम। हर टीचर आएगा, वो टॉपिक कराएगा फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उस जो कंटेंट आपको देगा, पीपीटी देगा, नोट्स देगा, उसमें इंट्रोडक्शन भी होगा, कंक्लूड, लेकिन आपको हर बार नहीं बताएगा वो कि ऐसी इंट्रोडक्शन लिखो, ऐसा भी लिख सकते हो, वैसा, फिर टॉपिक कहाँ से कवर होने हैं? तो ये काम करने के लिए हमारी टीम में स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो आके आपको ये काम बीच बीच में करवाएंगे। बट लेकिन बाकी जो लोग हैं वो आएंगे, अपना लेक्चर देंगे, कंटेंट देंगे, चले जाएंगे। सबसे आप ये चीजें एक्सपेक्ट मत करना, नहीं तो फिर कोई टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। हम 8 प्रेजेंटेशन ही सीखते रहेंगे, कंटेंट कब करेंगे फिर? तो जो मैं आपके लेक्चर लूंगा बीच बीच में, मेरा काम है, ये टास्क मेरा है आपको प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करना। बाकी टीचर आएंगे, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है ना? तो इस तरह से टीम वर्क चलेगा, विल मूव इन अ टीम वर्क टाइप थिंग, ठीक है? तो आज का लेक्चर यही, मैं अतुल जी सर को बुलाऊंगा एंड ही विल टेल यू कि कोर्स पे कैसे जाना है कैसे नहीं। कुछ पूछना है आपने तो आप पूछ सकते हैं उनसे, और कुछ पूछना है किसी ने आपको से अभी पूछ सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप अतुल जी प्लीज इनको ना एक बार वो लिंक बच्चे पूछ रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Hello to everyone. Jai Hind. Okay, sir. Jai sir. So what we are supposed to do is to tell you किस तरीके से आप स्टेप करेंगे फॉलो और गेट द 7 days फ्री ट्रायल फॉर द पेपर टू पेड क्लास, ठीक है? सो बंसल सर ने बहुत कुछ आपको बहुत क्लैरिटी दे दी है, तो इसके रिगार्डिंग अब मैं आपको बता देता हूँ। इट विल बी वेरी इजी टू फॉलो, जस्ट अ मिनट। चलिए, सो देखिए, द पॉइंट इज कि वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट कंटेंट, ठीक है? जो आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएगा और जो हमारा टारगेट है यार कि
वी वांट यू टू बी इन द मेरिट लिस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि जस्ट कट ऑफ क्लियर करने का टारगेट रहता है और ऐसा आपको बस कट ऑफ क्लियर करवा के ही आपको खुश करना है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अभिपीडिया इज टू मेक योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, ठीक है। सो उसके लिए आपको पता है आजकल कितना कंपटीशन है और कितने मार्क्स पेपर 2 में लाने हैं, 100+ मार्क्स आपका टारगेट होना ही चाहिए। सो फॉर दैट थिंग व्हाट बेस्ट वी आर प्रोवाइडिंग इज कि अभी देखिए आप अगर इसमें जाएंगे, अभिपीडिया पे जाएंगे, तो आप इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो एंड देखिए, एनरोल कीजिए, टेस्ट कीजिए एंड फिर मेक योर डिसीजन कि मुझे करना क्या है, राइट। जैसे ये अभिपीडिया पे गए और अभिपीडिया पे आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। इस इंटरफेस के अंदर आपको चूज एग्जाम करना है। चूज एग्जाम के अंदर डिफेंस कैटेगरी के अंदर दिस इज CAPF, राइट। अब ये जो CAPF है, इसके अंदर नीचे जब आप जाएंगे ना, सो आप यहाँ पे कहीं पर भी अभी तो ये लॉगिन है, राइट, यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, कि 7 डेज का फ्री ट्रायल ऑलरेडी यहाँ पे है। लेकिन जब आप खुद यहाँ पे चेक करेंगे तो यू विल गेट द 7 डेज फ्री ट्रायल एंड जैसे आपने ट्रायल क्लिक कर दिया, आपके पास क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी एंड यू कैन यू नो प्रिपेयर वेरी गुड, राइट। So overall it was a very good session. I have seen your response. मेरे को बहुत जबरदस्त अच्छा लग रहा है आप लोगों से इंटरैक्ट करके। हमारे जो सबसे एक्सपर्ट फैकल्टी है उन्होंने he's very motivating। तो at the end of the day मैं इस सेशन को एंड करता हूँ and wish you all the very best of luck. जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Okay. Thank you, sir. Jai Hind. जय हिंद।